रोमन रेंस, सीएम पंक एंड द रॉक तीनों के तीनों सुपरस्टार एक ही स्टोरी लाइन का पार्ट होने वाले हैं। और इससे पहले कि आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाओ, ये डब्ल्यूडब्ल्यू के सेंस में बात नहीं हो रही है, डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन की बात नहीं हो रही। अगर मैं इस मूवी को सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूं तो डिज्नी की एक कार्टून सीरीज है जिसका नाम है जूटोपिया या जूटोपिया, जो भी करके इसको आप बोलना, मुझे नहीं पता ये क्या है, बस ये कुछ कार्टून से रिलेटेड है। तो इसमें कार्टून में जो वॉइस है वो देने वाले हैं रोमन रेंस, द रॉक एंड सीएम पंक, और ये सेम ही एडिशन में करने वाले हैं तीनों सुपरस्टार। तो पता नहीं ये क्या, इन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू को डायरेक्टली अप्रोच किया था, उसके बाद इस रोल के लिए उनको ऑफर किया। वैसे आपको पता भी होगा कि ये वाला भी जो कैटेगरी है मूवीज में या वेब सीरीज में थोड़ी पॉपुलर सी रहती है। तो अब ये सेम मूवी में ये तीनों के तीनों सुपरस्टार सिर्फ अपनी आवाजें ही देने वाले हैं। तो देखो कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार होना या फिर इस तरीके से पॉपुलर होना आपको डिफरेंट रोल भी दिला सकता है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। वीडियो की जो टाइमिंग है देखो 12 से 3 बजे के बीच होती है और मैं कोई डिले नहीं कर रहा होता। कई बार चीज़ें ऐसे ऊपर नीचे हो जाती हैं कि उस वजह से वीडियो डिले हो जाती है। तो आई होप आप लोग इस बात को समझोगे, क्योंकि डेली वीडियोस डालना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है, बहुत बार नहीं कई बार। सेम ही बात हो गई। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जॉन मॉक्सली से। तो भाई बुली रे ने कुछ कमेंट किया जॉन मॉक्सली के बारे में, डीन एम्ब्रोस के बारे में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को खुश करेगा। तो उन्होंने ये बोला, क्योंकि ऑब्वियसली जो सारे एनालिस्ट हैं, जो हॉल ऑफ फेमर हैं वो, और जो बहुत सारे जो डब्ल्यूडब्ल्यू में एक्सपीरियंस रखते हैं प्रोफेशनल रेसलिंग का, तो उन्होंने ये बोला कि देखो एक ना एक दिन डीन एम्ब्रोस को वापस डब्ल्यूडब्ल्यू में आना ही है, क्योंकि अब अगली बार एक बहुत मोटे पैसों की डील डब्ल्यूडब्ल्यू डीन एम्ब्रोस को ऑफर करेगी। और अगर मैं सही हूं तो 2027 में जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा डीन एम्ब्रोस का। उससे पहले तो देखो वो नहीं आने वाले, क्योंकि वो वहीं उसी कंपनी के लिए ऑब्वियसली उनकी ऑब्लिगेशन है, जब पैसे वैसे लिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो ऐसी चीज़ें चलती हैं। लेकिन फिर वो सऊदी अरेबिया की डेट भी आती है बार बार की रेसलमेनिया वहाँ पे होने वाली है। तो क्या पता हर बार ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें सऊदी अरेबिया के जो अथॉरिटी है वहाँ से हो जाती है, और उनको पता है कि कितनी बड़ी बात होगी ये। आई थिंक हार्डकोर रेसलिंग फैंस और कैजुअल फैंस दोनों के लिए ही, अगर डीन एम्ब्रोस आते हैं, क्योंकि डीन एम्ब्रोस के आने से फिर वो शील्ड को दोबारा से देखने की पॉसिबिलिटी बनती है। और मैं तो बोलता ही हूँ कि भाई मुझे नहीं लगता कि एक बार इन तीनों सुपरस्टार्स के रिटायर होने से पहले हमें शील्ड नहीं दिखेगी, ये तो हो ही नहीं सकता। ये ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये एक मनी लेके आने वाली बिजनेस में एक बहुत बड़ी फैक्शन रही है, और डब्ल्यूडब्ल्यू अभी से नहीं करेगी तो मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, मुझे लगता नहीं। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू इतना ज़्यादा कोई स्टूपिड रहेगी। और इसी से रिलेटेड ही लिंक बनाते हुए अगली चीज़ भी है, और हम बात करते हैं क्रिस जेरिको की, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू से एईडब्ल्यू में गए थे, वहाँ पर उन्होंने अच्छा खासा नाम बनाया। लेकिन भाई अब तो सारे के सारे संकेत, इंडिकेशन, हिंट ऐसे हैं कि क्रिस जेरिको वापस आने ही वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में। तो रिसेंटली अभी टॉकिस जेरिको पे अपनी पॉडकास्ट में वो बात कर रहे थे, और एक ज़माने में यही वो बंदा है जिसने ये बोला था कि एईडब्ल्यू डायनामाइट आने वाले कुछ महीनों में, 6 महीने बोला था, 1 साल बोला था, डब्ल्यूडब्ल्यू को बीट करने वाली है मंडे नाइट रॉ को। अब देखो क्रिस जेरिको ने क्या बोला। तो जो बाउंड फॉर ग्लोरी टीएनए का शो हुआ था, उसको, उस वाले शो को देख के उन्होंने बोला कि प्रोफेशनल रेसलिंग में सेकंड बिगेस्ट कंपनी वाली फील दी है इस वाले शो ने। मतलब अब उन्होंने खुद ही ऑल एलीट रेसलिंग को वो सेकंड बिगेस्ट प्रमोशन पर पोजीशन करना बंद कर दिया है। और वो बात कर रहे हैं टीएनए की। टीएनए किसके साथ जुड़ी हुई है? टीएनए डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ जुड़ी हुई है। और अब अगर ऐसी पॉजिटिव बातें उनके मुंह से आ रही हैं, तो ये हमने बहुत बार होते हुए देखा है कि कैसे कोई एक बंदा पूरा 360 डिग्री टर्न ले लेता है अगर उसके आने वाले प्लान्स कुछ इस हिसाब से हैं जो कि उसकी पुरानी बात के हिसाब से नहीं चलते। आई होप मैंने सेंटेंस सही से फॉर्म कर दिया है। लेकिन बात कुल मिला के ये है कि क्रिस जेरिको ने डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में अच्छी बातें करना शुरू कर दिया है। एईडब्ल्यू को सेकंड बिगेस्ट प्रमोशन अब वो नहीं मान रहे, उन्होंने टीएनए को वहां पे पोजीशन कर दिया है। तो शायद अब कुछ ही टाइम की बात है, बट इंटरेस्टिंग यही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, क्योंकि ये तो बात है, देखो क्रिस जेरिको का वापस आना एक बड़ा मूवमेंट होगा, बट उसको अच्छे से प्लान भी करना पड़ेगा। वरना रिसेंटली हमने कई सारे ऐसे बड़े बड़े मूवमेंट्स देखे हैं जो कि मूवमेंट तो बड़े होते हैं लेकिन उसके अराउंड स्टोरी लाइन उतनी अच्छी नहीं होती। जॉन सीना की बात कर लेते हैं। देखो तो एक नई मर्चेंडाइज उनकी निकल के आ गई है। ये किसी सिटी से रिलेटेड नहीं है, ये उनके ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने के बाद की। और यहाँ पे देख सकते हो सारी बेल्ट्स हैं, वही थोड़ा बेसिक सा ही प्रिंट है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं। लेकिन आने वाले मर्चेंडाइज टी शर्ट्स क्या होने वाली हैं जॉन सीना की, जो कि उनकी लास्ट 3 डेट्स पर होंगी, वो भी पता चल गया। तो ये आई थिंक मर्चेंडाइज स्टोर के बाहर ही डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको लगा के रखा हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो बॉस्टन में आए थे जॉन सीना, वहाँ की जो उनकी मर्चेंडाइज यहाँ पे मतलब जो दिख रही है वही थी। और उसके बाद आने वाले शोज़ की भी आप देख सकते हो, जो कि इसके बाद मंडे नाइट रॉ में उनकी होगी, जो कि एमएसजी से होने वाला है, उसके बाद सर्वाइवर सीरीज़ की,
और उसके बाद जो SNME में आखिरी अपीयरेंस होगी। तो ये जो है आने वाली 3 टी शर्ट्स रहने वाली हैं जॉन सीना की। और फिर मैंने इसको थोड़ा और घुस के देखा तो पता चला कि जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन की मर्चेंडाइज टी शर्ट है उसका तो पूरा हमारे पास प्रिंट भी आ चुका है। ये पूरा WWE ने पूरा वो कलेक्शन ही निकाल लेते हैं, फिर तो उनका किसी भी सिटी में हो जाते हैं, क्योंकि WWE को पता है कि अब आखिरी ही 2-3-4 अपीयरेंस रह गई हैं, इसी में जॉन सीना के जो टी शर्ट है या जो मर्चेंडाइज उसको बेच के बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। मैं तो चाहूँगा कि WWE सही में डेटा रिलीज भी करे कि अपने इस पूरे फेयरवेल टूर में कितने पैसों की मर्चेंडाइज जॉन सीना ने बेची है, क्योंकि मुझे पता है अभी बिना वो बात पता हुए कि वो नंबर्स इनसेन ही होंगे। पिछले हफ्ते के स्मैकडाउन की हमने बात करी थी जहां पे इनके नंबर्स 1 मिलियन से नीचे चले गए थे, और अब व्यूअरशिप के बारे में अचानक से बातें और ज़्यादा होना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि ये बात फैंस को पता चल गई है कि फैंस ने टीवी पे देखना WWE को बहुत ज़्यादा ही कम कर दिया। तो इस हफ्ते नंबर्स 1 मिलियन से ऊपर आ गए हैं। वो कंपटीशन की वजह से भी था, बट ऐसे नंबर्स नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा खुश हो गए यहाँ पे आप, क्योंकि ये सिर्फ 200 के ही ऊपर आए हैं। और इस हफ्ते की जो व्यूअरशिप है वो 1.14 मिलियन रही है स्मैकडाउन की ऑन USA नेटवर्क। पता नहीं WWE इस मैट्रिक को इतना सीरियसली कंसिडर करती भी है या फिर नहीं, बट बात तो ये है ना कि नेटवर्क जिन्होंने पैसे दिए हैं वो तो सीरियसली कंसिडर करेंगे, क्योंकि उनके कितने नंबर्स आए हैं उनको इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि मर्चेंडाइज कितनी बिक रही है, नेटफ्लिक्स पे कितने देख रहे हैं। उनको तो इस बात से फ़र्क पड़ता है कि हमारे नेटवर्क पर कितने ज़्यादा लोग देख रहे हैं। तो आई थिंक अगर उनकी तरफ से कोई बंदा ऐसा कुछ अपना ओपिनियन दे इंटरनेट पे तो बेटर रहेगा। जैसे नेटफ्लिक्स से वो ग्रेड वेड मिल जाते हैं, आई थिंक इनको भी कुछ ऐसा शुरू करना चाहिए ताकि थोड़ा इनके ऊपर प्रेशर भी आए। अब मंडे नाइट रॉ में हमको यही पता चला था कि सोलो सिकोवा के सामने एक मिस्ट्री अपोनेंट होने वाला है लास्ट टाइम इज नाउ वाले टूर्नामेंट में, लेकिन अब सवाल ये है कि वो मिस्ट्री नेम कौन सा होने वाला है। तो स्पेकुलेशंस ऑलरेडी होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे एक नाम जेकब फाटू का है, बट आई हाईली डाउट कि यहाँ पे WWE उनको डालेगी, क्योंकि सिर्फ सोलो सिकोवा और जेकब फाटू के पंगे रहे हैं। आई डोंट थिंक सो इस वजह से जेकब फाटू यहाँ पे आएंगे। अगर जेकब फाटू को आना भी होगा तो उनका इस लेना देना होगा जॉन सीना के फेयरवेल टूर, समझ लो। ये सोलो सिकोवा के होने की वजह से मुझे लगता है कि जेकब फाटू के आने की पॉसिबिलिटी है। अगर है जेकब फाटू आते तो वो स्टोरी दूसरी होगी, डिफरेंट होगी। और फिर दूसरा नाम लिया जा रहा है ओबा फेमी का, जो कि वैसे तो लग रहा था कि अब मेन रोस्टर में आ जाएंगे सीधा, लेकिन अभी NXT के एपिसोड में देख रहा था तो भाई ओबा फेमी को लास्ट में उन्होंने फीचर किया था वहां पे, तो शायद वो अभी भी NXT में ही चलने वाले हैं। लेकिन रिसेंटली मैंने देखा भाई ओबा फेमी के अराउंड जो हाइप है वो बहुत अच्छी खासी बन गई है इंटरनेट पे, क्योंकि जिस तरीके से NXT में उनकी परफॉर्मेंस से लोग इंप्रेस हुए हैं। फिर लोग अलग अलग मैचअप्स भी बनाते हैं कि अगर ओबा फेमी आ जाएगा तो इसके साथ ऐसे मैच हो सकता है, ये स्टोरी लाइन डिलीवर करने की पोटेंशियल है। तो आई थिंक वही जो बात है ब्रॉन ब्रेकर के लिए बोली जाती थी ना जब वो NXT में थे, आई थिंक वही सेम चीज़ ओबा फेमी के लिए भी आप लोग बोल सकते हो। बट देखते हैं कि क्या ब्रॉन ब्रेकर की तरह ही ओबा फेमी को भी WWE उतना ही सीरियस लेती है जैसा उनको NXT में अब तक ले रहे थे। जब हम बात करते हैं WWE में प्रोफेशनल रेसलर्स की, तो यहाँ पे मतलब बहुत बातों से होता है कि वो अच्छा रिंग में कितना परफॉर्म कर सकता है, उसका जो मूव सेट है वो कैसा है, कितना एजाइल वो है, कितनी अच्छी उनकी दूसरे सुपरस्टार्स के साथ केमिस्ट्री होती है। और एक और बहुत बड़ा फैक्टर होता है जहाँ पे वो कितना सेफ वर्कर है साथ में काम करने के लिए। तो यहाँ पे ऑब्वियसली फोटोज के थ्रू मैं आपको दिखा पाऊंगा, जब कायरी सेन अपना इनसेन एल्बम मारने के लिए जाते तो उस टाइम पे जो शार्लेट फेयर है उनका हाथ बाहर की तरफ फ्लेयर हो रहा था, और अगर वैसे में कायरी सेन कूद जाए तो भाई फिर कुछ भी हो सकता है। वो शोल्डर यहाँ से जो रोटेटर कफ है वो पूरा ऐसे मुड़ सकता है, शोल्डर डिसलोकेट हो सकता है। लेकिन वहीं पे आस्का ने ऐसे हाथ पकड़ के शार्लेट का ऊपर कर दिया, और इस चीज़ को फैंस ने नोटिस किया। और जो ये ट्वीट भी मैं देख रहा हूँ भाई, इस पर 10,000 के आसपास लाइक्स भी, और इसलिए लोग आस्का को गोट बोलते हैं। ऑब्वियसली उनका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी रह चुका है प्रोफेशनल रेसलिंग में। तो ये होता है कुल मिला के एक प्रोफेशनल रेसलर होने का मतलब। और वुमेन्स डिवीजन की बात चल रही है भाई, देखो तो PWI की जो लिस्ट है वो भी आ चुकी है 250 जो रेसलर्स है इस साल के, और यहाँ पे पूरी लिस्ट देख सकते हो। WWE के सुपरस्टार्स को इतनी ऊपर कोई जगह मिली नहीं है, क्योंकि जो ऊपर दोनों नेम है मर्सिडीज मोने और टोनी स्टोम, वो AEW से बिलोंग करती है। फिर यहाँ पे आप टिफनी स्ट्रैटन, स्टेफनी वकैर, ईओस का इनका नाम देख सकते हो। और फिर लिस्ट में नीचे से नेओमी और रिया रिप्ले भी है। मुझे लगता है कि अगर नेओमी को अपनी प्रेगनेंसी की वजह से जाना नहीं पड़ता तो उनका लिस्ट में और ऊपर आने का जो चांस है वो बनता। बट आप बताओ इस लिस्ट से आप लोग कितना ज़्यादा इत्तेफाक रखते हो। आई थिंक मर्सिडीज मोने का तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन टोनी स्टोम के कैरेक्टर से मैं तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ, जिस तरीके से वो एकदम से जो पूरी विंटेज वाली फील है वो लेके आती हैं। और विमेंस डिवीजन की बात चल रही है तो थोड़ी और बात कर लेते हैं, क्योंकि रेसलमेनिया 42 में इस बार सबसे बड़ा विमेंस डिवीजन से मैच कौन सा होगा, शायद उसके बारे में हमको पता लगना शुरू हो चुका है। तो बॉडी स्लैम नेट ने बोला है कि रिया रिप्ली और बेकी लिंच को जो है डिस्कस किया जा रहा है स्टेफनी वकैर के सामने उतरने के लिए एट रेसलमेनिया, और ऑब्वियसली विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ही होने वाला है। आई थिंक बहुत सेफ WWE के लिए मैच है। अगर उनको एक ऐसा मैच चाहिए कि भाई विमेंस डिवीजन से हमको रखना भी है और उसकी बहुत ज़्यादा हाइप भी बनाई जा सके,
बट वही है कि ये नेम्स तो बड़े हैं, लेकिन उसके अराउंड स्टोरी भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगेन बड़ा मैच तो रसल पलूजा में रॉक लेसनर का भी था, लेकिन हम उसे कितना याद रखेंगे ये हम फैंस को अभी से पता है, जबकि अभी उस चीज को हुए 2 महीने भी सही से नहीं बीते। 2025 साल भी देखो खत्म होने वाला है, और इस साल सबसे ज्यादा टी शर्ट्स मर्चेंडाइज किस सुपरस्टार की बिकी हैं उसकी लिस्ट भी WWE ने रिलीज कर दी है। अब जितना मैं समझ पा रहा हूं तो ये कोई ऑर्डर में नहीं है, लेकिन ये पूरे नाम है जिन्होंने सबसे ज्यादा WWE की मर्चेंडाइज सेल करी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है ये देखने के लिए WWE के क्रिएटिव लोगों के लिए भी कि क्या इस सुपरस्टार को फैंस देखना पसंद कर रहे हैं या फिर नहीं। क्योंकि आज के टाइम में आपने देखा होगा कि एक हील सुपरस्टार की मर्चेंडाइज सेल भी अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि लोग उससे ऑन स्क्रीन नफरत कर रहे हैं तो फिर उसका कोई इस तरीके से असर पड़ने वाला है। तो लिस्ट में आप देख सकते हो एलेक्सा ब्लिस का नेम है, एजे ली भी यहाँ पर है। एलेक्सा ब्लिस का नेम थोड़ा सरप्राइजिंग है, उनके साथ तो कुछ ऐसे WWE ने खास किया भी नहीं। फिर यहाँ पे कोडी रोड्स भी हैं, जेकब फाटू भी हैं, जे उसो का भी नेम है, जॉन सीना है यहाँ पर, पेंटा, फिर रिया रिप्ली और रोमन रेंस। तो ये वो सुपरस्टार्स है जिनकी 2025 में सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज बिकी है। कोई ऑर्डर में WWE ने इसको नहीं बताया, मैं ऑर्डर में बताया तो आप कह सकते हो कि थोड़ा सा और बेटर होता, लेकिन अगर किसी सुपरस्टार को 2026 में चाहिए कि भाई उसके साथ कुछ अच्छा हो तो फिर उसको इस लिस्ट में आना पड़ेगा। लेकिन मैं यही सोचते सोचते एलन नाइट को भी दिमाग में डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुना तो है उनका, जितना रिपोर्ट्स देखते रहते हैं कि भाई उनकी सेल अच्छी हो रही है, लेकिन इस लिस्ट में उनका नेम कहीं नहीं है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है, ऐसा लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि एलन नाइट को पनिशमेंट भी दी जा रही है, क्योंकि वो जो फैन वाला साइन उन्होंने दिखा दिया था कि वी वांट एलन नाइट नॉट जे उसो, शायद ये बात WWE के क्रिएटिव लोगों को उतना ज्यादा पसंद नहीं आई है। अब फैंस को एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिसको हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस किया भी था कि भैया रोमन रेंस ना हमने मंडे नाइट रॉ में देखा, और ये कैसी स्टोरी है कि अगर उनको वॉर गेम्स में डालना भी है तो तुम इतना लेट उनको लेके आ रहे हो। बट अब आई थिंक आप थोड़ी एक राहत की सांस ले सकते हो, क्योंकि 99.9999% ये बात कंफर्म है कि अगला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड वो होगा जहां पे ग्रेटनेस हमारे सामने आने वाली है, क्योंकि रोमन रेंस उस वाले शो पर अपीयर होंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, मेडिसन स्क्वायर गार्डन से शो है, उसके बाद WWE इतना भी इसको डिले नहीं करना चाहिए। आई थिंक अब हम लोग काफी ईजी हो सकते हैं अगले मंडे नाइट रॉ में। बस यही है कि वो चीज जब तक आपको आंख के सामने दिख नहीं जाती तो ये भी नहीं 100% भी नहीं बोलेंगे, बट 99.9999% कंफर्म है कि रोमन रेंस अगले वाले शो पर होंगे, और शायद अगले ही हफ्ते जो पूरा वॉर गेम्स वाला मैच है अगले मंडे नाइट रॉ में वो WWE ऑफिशियली अनाउंस भी कर सकती है, अगर उनको एक मिस्ट्री स्पॉट नहीं छोड़ना। क्योंकि ये बात मत भूलना कि दूसरी साइड से जो टीम है वहां पे अभी भी 2 लोगों का स्कोप बचता है, और अगर वो दोनों नाम ऑस्टिन थ्योरी और ब्रॉक लेसनर वाले हैं तो WWE इसको बहुत ज्यादा हाइप करना चाहेगी। और अगर अभी भी आपकी अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए हाइप नहीं बनी है तो अब मैं आपको ऐसी खतरनाक बात बताने वाला हूं कि आप बोलोगे भाई ये तो WWE बिल्कुल फैंटेसी वाले तरीके से ही जॉन सीना के फेयरवेल टूर को बुक कर रही है। वैसे बुक तो अब तक भी किया था, लेकिन वो स्टोरी इतनी अच्छी नहीं थी। और बात यह है, जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि जॉन सीना मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जो मंडे नाइट रॉ होने वाली है वहां पर भी रेसल करेंगे। एंड गेस व्हाट, वो नेम जो सामने निकल के आ रहा है जिसके अगेंस्ट जॉन सीना लड़ेंगे वो कोई और नहीं बल्कि WWE के करंट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, CM पंक है। अब इससे पहले कि आप एकदम सरप्राइज हो जाओ कि भाई ये क्या हो रहा है, जॉन सीना वर्सेस CM पंक का मैच, चलो ठीक है एक ऐसा मैच है जो फैंस देखना चाहते हैं, लेकिन अभी इसका क्या मतलब, कैसे WWE करने वाले हैं? क्योंकि जॉन सीना भी बेबी फेस है, इधर CM पंक भी बेबी फेस है, दोनों के पास चैंपियनशिप है, तो चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाला मैच है, तो क्या चैंपियनशिप ऑन द लाइन है? लेकिन जितना अभी समझ में आ रहा है वो ये है कि WWE जॉन सीना को वॉर गेम्स वाले मैच में बुक कर रही है, और ये मैच इसी वाली स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए ही होगा। जहां पे देखो इसके 2-4 जो सिनेरियो समझ में आ रहे हैं मुझे सिंपल से, जब तक WWE देख के समझ में आया वो ये है कि या तो इस मैच में भसड़ होने वाली है, और भसड़ कुछ ऐसी होगी कि जॉन सीना वर्सेस CM पंक वाला मैच कुछ WWE वैसे बुक करना चाहेगी जैसे AJ स्टाइल्स वर्सेस जॉन सीना का मैच था, लेकिन क्योंकि इस मैच में भसड़ हो जाएगी तो ये दोनों बंदे बोलेंगे कि अपनी लड़ाई तो छोड़ो, पहले इनको ही देखते हैं, और उसके बाद फिर इस तरीके से वॉर गेम्स वाला मैच सेटअप होगा। बट एक बिल्कुल वाइल्ड चीज है जो कि मैंने इस चैनल पे डिस्कस करी भी थी, स्पेकुलेशन रिपोर्ट्स में आया था कि WWE ने एक टाइम पे कंसिडर किया था कि 18 टाइम वर्ल्ड चैंपियन भी क्या जॉन सीना को बना सकते हैं, तो क्या डबल बेल्ट वाला चैंपियन जॉन सीना फिर से बन जाएगा अगर वो CM पंक को हरा देता और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत लेता है। लेकिन आई थिंक वो बहुत ज्यादा केओस करना हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी जॉन सीना के फेयरवेल टूर में हो चुका है। बट नेवर से नेवर, कुछ भी ये हो सकता है, तो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा है मंडे नाइट रॉ का एपिसोड, लेकिन इतना तो तय है कि एक्साइटिंग बहुत ही होने वाला है, एंड होपफुली शो के एंड तक हम सारे लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाए। बाकी इस वीडियो को अगर आप यहां तक देख रहे हो तो खुशी तो होगी आपके चेहरे पे, तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।